नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि इस कंपनी के बारे में एक बार ज़रूर चर्चा करिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इरिडा, जिसको हम लोग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का नाम से जानते हैं। तो इरिडा बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसका पूरा का पूरा जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि टोटल जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है 75% वो प्रेसिडेंट के पास है। बाकी जो होल्डिंग है, अगर बाकी होल्डिंग को देखेंगे तो बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर एफएस और डीएस ने तो होल्डिंग पहले अच्छा खासा रखे थे, तो उन्होंने माल क्यों बेचा? क्या कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ों को नोटिस करना, डीएस के पास जो होल्डिंग है वो डीएस के पास होल्डिंग्स किसी के नाम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसका मतलब 1% से ज़्यादा किसी के पास होल्डिंग नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर जो होल्डिंग अभी है वो 0.954 के आसपास है। मतलब इंस्टीट्यूशन जो होल्डिंग करके रखे हैं, डीएस ने जो होल्डिंग रखे हैं वो कोई बड़े प्लेयर नहीं है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कर किया है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी का वो जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। अभी देखिए रेवेन्यूज़ इस बार कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट सेम टू सेम लेवल में हुआ। अभी देखिए पिछले सालों में जो 336 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट हुआ था वो सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर लास्ट 6 ऑफ क्वार्टर्स में आप एक ही बात देखेंगे कि 0.25 के आसपास है, तो सॉरी 1.25 के आसपास है। मतलब जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो बेसिकली एक ही रेंज के ऊपर अभी भी चल रहा है। तो देखिए कंपनी की जो बिजनेस है वो अपकमिंग फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल बिजनेस बन सकता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सोलर एनर्जी सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है कि फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी करने वाला है। और एक चीज को आप नोटिस ये भी करेंगे कि सोलर एनर्जी जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। अभी बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस कंपनी का काम है लोन देना। मतलब जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, तो उसको सोलर प्रोजेक्ट के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन देने का काम इरिडा करते हैं। तो डायरेक्टली इसका एक फायदा यहाँ से कंपनी को मिल जाता है। अभी एक इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान से देखना, कंपनी के जो रिजर्व है वो करीबन 3,600 करोड़ से बढ़ के 5,800 करोड़ तक देखने को मिला। अभी कंपनी की जो बोरिंग्स है वो 18,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके करीबन 50,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, ठीक है, कंपनी का कर्जा क्यों बढ़ा? कर्जा इतना ज्यादा हुआ तो कंपनी के ऊपर तो खतरा बनेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखना, कोई भी फाइनेंस कंपनी और कोई भी बैंक्स में हर साल में अगर कर्जा बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो स्मूथली रन कर रहा है, मतलब वो ठीक ठाक ठीक दिशा में जा रहा है। अगर कर्जा ही नहीं बढ़ रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर खतरा आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पहले कर्जा खुद लेते हैं, उसके बाद दूसरों को वो लोन देते हैं और वहां से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। बेसिकली कंपनी के जो मेन इनकम होते हैं वो इंटरेस्ट इनकम से होते हैं। इंटरेस्ट कहाँ से इनकम करेंगे? अगर मान के चलिए आपका लोन देने का बिजनेस है तो पहले आपके जेब में तो पैसा होना चाहिए। अगर मान के चलिए मार्केट से 5% के हिसाब से आपने पैसा उठाया और उसी पैसे को कस्टमर को दिया, और कस्टमर से आप 7% की इंटरेस्ट लेते हैं, तो 2% आपका प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से देखिए, ये मैं कोई आपको पैसा उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कभी भी काम मत करना, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग लेवल में होगा, क्योंकि पर्सनली कोई लोन दे रहा है, मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल कर सोच कर काम करना होगा। हाँ, बैंक्स और जो मतलब एनबीएफसी है वो हमेशा आरबीआई के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो वहाँ पे एक सेफ्टी जोन हमेशा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इरिडा के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करो, देखिए यहाँ पे छोटा सा एक कफ विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और अभी तक देखिए जो जो पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे कप तो बना, उसके बाद एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, दूसरी बार हुआ, और तीसरी बार होने वाला है। तो तीन तीन बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। अगर इस हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे।
क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे रेंज ट्रेड करता है, तो बायर जब एक्टिव होता है सेलर से कई गुना ज़्यादा, क्योंकि बार-बार वो ऊपर साइड में ही क्लोजिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो अप 10 जाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं होता। हाँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो जब तक कोई भी पैटर्न्स कंप्लीट ना हो, तब तक मैं कोई डिसीज़न नहीं लूँगा, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। देखिए, एलटी और माइंडट्री दोनों कंपनी एल&टी ग्रुप की कंपनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। दोनों कंपनी को मार्च किया गया 2023 में, और मार्च करने के बाद ही इस कंपनी का हालत बिगड़ चुके हैं। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जब मार्च किया गया उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर 2023 में जब मार्च किया गया, उसके बाद देखिए थोड़ा सा जारी तो हुआ था, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि पहले देखिए एक एंटी बना था कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स का। मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बार बार अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो, अगर ब्रेकआउट करे, तो टारगेट पाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। मार्केट में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपको हमेशा मतलब हायर लेवल में आपका बाय हो जाएगा और लोअर साइड में आपका सेल हो जाएगा। आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा सिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सीखिए, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी चीज़ों को एक बार रिसर्च करिए और उसके बाद आप कुछ काम करने के लिए सोचिए। तो बेसिकली यहाँ पे कफ विद हैंडपैटर्न्स बना, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए अच्छा खासा टारगेट अचीव किया। और दूसरी बात, एक फिर से शोल्डर, और उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। और यहाँ पे देखिए मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा और मैं जरूर यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसके बाद बिग फॉल हो चुकी है। तो बिग फॉल होने के बाद मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का रिजल्ट। देखिए, पिछली बार का रिजल्ट भी उतना खास नहीं हुआ था, इस बार भी रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ। अगर मैं रिजल्ट के क्वार्टरली बात करूँ, तो आप देखेंगे तो पिछले जो क्वार्टर्स का रिजल्ट था, उस रिजल्ट को कंपनी बीट नहीं कर पाया। मतलब एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी का सेल्स खराब हो गया। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 1170 करोड़ के आसपास देखने को मिले, वो सिर्फ 1100 करोड़ के आसपास इस बार देखने को मिला है। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वो कुछ इसी तरीके से चेंजेस देखने को मिला। अभी देखिए, मैं जरूर कहूँगा, यहाँ पे क्या कंपनी को बेकार कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे एक बार कंपनी ने सेल्स खराब कर दिया, प्रॉफिट कम हो गया, इसके चलते कंपनी को बेकार कहना गलत होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, कंपनी के खुद की अगर अकेला कंपनी के बिजनेस के ऊपर अगर इस तरीके से प्रॉफिट कम होता, तो कुछ अलग बात होती। पूरा का पूरा आईटी सेक्टर में किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इंफोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, सारे कंपनीज को देख लेना, वहाँ पे आपको सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखेगा। तो सोचने वाला बात यही है कि कंपनीज के ऊपर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, अच्छा खासा एक लेवल रेंज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली जब तक ट्रेड ना बने तब तक मैं इंतजार करूंगा। और जिस तरीके से यहाँ पे फॉल देखने को मिला है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है जो लेवल था 4814 के आसपास, और उसको ब्रेक डाउन किया है, मतलब और भी गिरावट का माहौल दिखेगा। और जो नीचे लेवल बन रहा है 4164 के आसपास, इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। जब मैं खुद एंट्री लूँगा तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, एज ए मेर माई पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। बेसिकली कंपनी अभी धीरे धीरे करके बड़ा एक ब्रोकर फर्म बन रहा है। और एंजल वन के ऊपर एक एक दिक्कत तो आने वाला है, क्योंकि सेबी ने जो रूल्स रेगुलेशन चेंज करने का अनाउंसमेंट किया, अभी तक हुआ नहीं। अगर चेंज कर दिया तो एंजल जितने सारे ब्रोकिंग फर्म है, जिसके जेब में पैसा पड़े रहते थे कस्टमर का, उस पैसे से वो मिस यूज कर रहे थे। हाँ देखिए, मिस यूज छोटे छोटे ब्रोकिंग फर्म कर रहा था, बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म अभी तक इस तरीके से मिस यूज नहीं किया। ऐसे कार्बी इतने पुराना कंपनी होने के बाद भी तो कस्टमर पैसे को वो मिस यूज किया। मतलब कस्टमर पैसे को वो दूसरों को लोन दिया, उस लोन से वो इंटरेस्ट कमाया, और बीच में हुआ क्या, जिसको लोन दिया था वो लोन फंस गए और लोन लॉसेस में कन्वर्ट हो गया और कस्टमर का पैसा डूब गया। तो इसीलिए कार्बी को बैन कर दिया गया, कार्बी को पूरा का पूरा कंपनी को बंद कर दिया गया। तो सोचने वाला बात यही है कि जो सेबी का नया रूल्स आने वाला है, क्या उस नया रूल्स में एंजल वन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा?
देखिए फ़र्क पड़ेगा तो सारे कंपनीज़ के ऊपर करें पड़ेंगे। सिर्फ एंजल वन के ऊपर अकेला नहीं है। चाहे वो ज़ीरोधा हो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हो, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो, सारे कंपनीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। इसका कहने का मतलब ये है कि सारे सेक्टर में कुछ दिक्कत आएगा तो सब कुछ एक ही साथ चलेंगे। अगर एक कंपनीज़ के ऊपर दिक्कत आए तो उसके ऊपर झटका लगने वाला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा एंजल वन के ऊपर मैं पॉज़िटिव हूँ और पॉज़िटिव रहूँगा क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 250 करोड़ से 350 करोड़ बना। मतलब इस तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुका है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। कंपनी का हर पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, हर पॉइंट्स आपको पॉजिटिव लगेगा और इस कंपनी अभी तो मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी का शुरुआत हुआ है, तो जर्नी बहुत बाकी है क्योंकि अभी भी इंडिया में 3.3% लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश कर रहा है, जहाँ पे चाइना में 33% और यूएस में 55% के आसपास लोग निवेश कर रहे हैं डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में। तो सोच लें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा गैप है। इस गैप को फिलअप जब करेंगे तो इस कंपनी रॉकेट बन सकता है। तो इसीलिए देखिए आपको फ्यूचर देखना आना चाहिए। फ्यूचर अगर आपने देख लिया और सही कंपनी उस फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से पकड़ लिया तो आपको एक मल्टीपल रिटर्न कंपनी दे सकते हैं। तो देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं होता कि कोई भी कंपनी आपको आज निवेश किया उसको आप 100% गारंटी रिटर्न देगा ही करके, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे कोई 100% गारंटी के काम नहीं होता है। जो लोग आपको 100% गारंटी देकर ये बता रहे हैं कि 100% रिटर्न मिलेगा तो मुझे लगता है वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। और मेरे इस वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, जिसके ऊपर मेरा ट्रेड बना था, एक काफ़ी 100 पैटर्न्स बना था और इस पैटर्न्स के बेसिस में मैंने क्या किया, इसके यहाँ पर ट्रेड लिया और शानदार तरीके से एक टारगेट भी अचीव हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि फिर से अगर कंपनी यहाँ पे कब क्रिएट करे और हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। अभी देखिए कंपनी यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट दो तरीके से बन सकता है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। अगर इस सपोर्ट के बेसिस में अगर यहाँ पे डब्लू पैटर्न क्रिएट करे तो इस पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका ऊपर जाने का देखने को मिल सकता है। तो दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। जब सिनेरियो बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, टाइटन इंटेक लिमिटेड। तो टाइटन इंटेक लिमिटेड जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है 120 करोड़ के आसपास, मतलब डबल रिक्सी कंपनी है। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लेना और उस कंपनी के बाद उसके बाद कंपनी के ऊपर काम करना। तो कंपनी 17 तारीख को आपको एज ए बोनस देने वाले थे। तो फाइनली कंपनी आज 17 तारीख है, 17 तारीख के बेसिस में आपको बोनस मिला है कि नहीं मिला मुझे जरूर कमेंट्स करना। इतने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। कंपनी 5:3 रेशियो के आसपास कंपनी बोनस देने वाले थे, सॉरी 5 के बदले आपको 3 शेयर कंपनी बोनस देने वाले थे। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।